प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन में कम या ज़्यादा राज्य का हस्तक्षेप होता है। किसी की अर्थव्यवस्था यह बतलाती है कि उस देश में राज्य का हस्तक्षेप कितना है और उसी हस्तक्षेप के अनुसार ही राज्य की अर्थव्यवस्था होगी। इस आधार पर देश में या विश्व में कई तरह की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप मेरा YouTube चैनल श्रीनिवास कुमार देख रहे हैं। आज पुराने क्लास को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। पुराने क्लास में आप 10th क्लास का अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे और इस अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय का प्रथम भाग मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसे आप संभवतः देख लिए होंगे। आज अर्थशास्त्र के ही प्रथम अध्याय का द्वितीय पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं और आज के इस टॉपिक में जो बिंदु हैं, जिस बिंदुओं पर चर्चा होनी है, वो मुख्यतः अर्थव्यवस्था के प्रकार पर आधारित है, जिसमें हम तीनों प्रकार पर चर्चा करेंगे: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखेंगे कि इन व्यवस्थाओं के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं और देखेंगे कि इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपके किताब में आधारित कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, समय न गवाते हुए अब हम चर्चा करते हैं। पिछले क्लास में आपने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था क्या होता है और आपने देखा था कि कौन कौन से क्रियाकलाप मुख्य रूप से हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फैक्टर को आपने देखा था। आज के क्लास में हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की विश्व में है, यानी किस देश की रुपए पैसे वाली व्यवस्था कैसी है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस व्यवस्था के विशेषताओं को देखकर मुख्यतः 3 भागों में अर्थव्यवस्था के प्रकार को बांटा है। उसमें पहली जो व्यवस्था है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? सबसे पहले 1 नंबर का सवाल आपसे पूछेगा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला है। आप इन 3-4 का नाम ध्यान में रखिए। चूंकि आपके किताब में इसी की व्याख्या है, इसी के बारे में बताया गया है, इसलिए सवाल यहीं से आएंगे। 1 नंबर का सवाल में ऑप्शंस यही सब कुछ रहेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। मोटे तौर पर समझिए कि यूरोप महादेश, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, इन देशों के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पूंजीवादी व्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलती है। अब समझिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो देश के अंदर भूमि, रुपए पैसे, या यूं कह ले कि जितने भी संसाधन हैं, उन सब पे किसी न किसी का निजी अधिकार होता है। सरकार का निजी पूंजी में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, अगर भारत पूंजीवादी देश होता या मैं पूंजीवादी देश का रहने वाला होता, तो मेरा धन संपत्ति जितना है उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। सरकार मुझसे कभी उसको छीन नहीं सकती या सरकार उस पर अपना दावा नहीं कर सकती। यानी पूरी तरह से ये निजी व्यवस्था है और पूरी तरह से इस व्यवस्था के केंद्र में पूंजी ही पूंजी है। अब समझते हैं एक एक करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विशेषताओं को। कौन कौन सी विशेषता इस व्यवस्था में देखने को मिलती है? तो पहली विशेषता है निजी स्वामित्व, यानी प्राइवेट ऑनरशिप। पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें निजी स्वामित्व होता है। पूंजी, जमीन या जो भी व्यक्ति का निजी धन है उस पर उसका निजी स्वामित्व होता है
और उसका, उस धन का, उस संसाधन का जो उसका निजी है, उसका वो जिस तरह चाहे उपयोग कर सकता है, जिस तरह चाहे वो किसी चीज़ में निवेश कर सकता है, किसी को दे सकता है, बेच सकता है या उससे व्यापार कर सकता है। तो हर मामले में निजता का अधिकार, निजी स्वामित्व का अधिकार इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। अब दूसरी जो विशेषता है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। रुपए पैसे के मामले में इस व्यवस्था में जो लोग भी रहते हैं उन्हें रुपए पैसे के मामले में पूर्ण स्वामित्व होता है। वो अपना रुपया पैसा चाहे जहां लगा दें और चाहे जिस तरह का उन रुपए पैसों से वो व्यापार करें, यानी पूरी तरह से फ्रीडम इकोनॉमी इसमें देखने को मिलती है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता है व्यक्तिगत लाभ। उस पूंजी से, इस पूंजीवादी देश में जहां ये व्यवस्था है, उस देश का व्यक्ति अपनी पूंजी जिस किसी क्षेत्र में निवेश करना चाहता है, लगाना चाहता है, और उससे जो लाभ होगा वो उसका अपना निजी लाभ होगा, व्यक्तिगत लाभ होगा। यानी कि प्राइवेट प्रॉफिट है ये। पूरी तरह से उस व्यक्ति का अधिकार उस पैसों पर, उस संसाधन पर है जिसमें वो पैसा लगाया है, खर्च किया है। एक किसी ने अपना पूरा पैसा बड़े बिजनेस में लगाया तो उसका पूरा प्रॉफिट वही लेगा, न कि सरकार लेगी, या सरकार उसे हायर नहीं कर सकती है। तो एक तरह से प्राइवेट प्रॉफिट इस व्यवस्था का एक मुख्य विशेषता है। अगली जो विशेषता है वो है प्रतियोगिता। इस व्यवस्था, इस पूंजीवादी व्यवस्था में प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हायर कंपटीशन इसमें देखने को मिलता है। चूंकि सबका अपना निजी पूंजी है, निजी व्यवस्थाएं हैं, सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है उन व्यवस्थाओं पे, तो ये लोग अपनी अपनी पूंजी मार्केट में निवेश किए होते हैं या किसी ना किसी क्षेत्र में लगाए होते हैं। अब एक ही क्षेत्र में अगर बहुत लोग पैसा लगा दिया तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे सब्जी की 5 दुकानें हैं और पांचों दुकानदार ने पैसा लगाया है सब्जी में, तो किसका कितना ज़्यादा बिकेगा और कौन कितना, किस किस तरीके से कौन कितना ज़्यादा बेच लेता है, इसको लेके एक कंपटीशन सा रहेगा। तो ये कंपटीशन, ये प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। तो इस तरह से 3-4 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मुख्य बिंदु आपकी पुस्तक में यही है कि पूछेगा सवाल 1 नंबर का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निम्न विशेषताएं हैं। अब उसमें से 3-4 विशेषता इधर का दे देगा, 2-3 विशेषता इधर का दे देगा, 1 विशेषता इधर का दे देगा। या पूछ सकता है लघु उत्तरीय प्रश्न कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप लिखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें निजी स्वामित्व, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत लाभ और घोर प्रतियोगिता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ऐसे देश हैं जहां पूंजीवादी व्यवस्था है या पूंजीवादी व्यवस्था को पोषित करने वाले ये देश हैं। अन्य भी देश आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना आप याद रखिए, 3-4 याद करना आसान है। आए दिन अखबारों में आप इसका नाम सुनते रहते हैं। तो यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था देखने को मिलती है। अब बात थोड़ा हट के मैं कर रहा हूँ। अब आपको लगता होगा कि यहाँ पर सरकारी विद्यालय नहीं होंगे, आपको लगता होगा कि सरकारी अस्पताल नहीं होंगे, आपको लगता होगा कि यहाँ तो सब चीज़ निजी ही होगा, किसी न किसी व्यक्ति का होगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। कोई भी व्यवस्था, वो पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या मिश्रित हो, कोई भी व्यवस्था एक ही धुरी पर रह के कायम नहीं रह सकती। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था में भी कुछ समाजवादी व्यवस्था के अंश देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, वो बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है हम उस व्यवस्था को वही नाम देंगे। अगर 75% या 80% व्यवस्था पूंजीवादी वाली है
और 20% समाजवादी वाली है, तो क्या कहेंगे हम कहेंगे कि यह पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश है। तो वैसे ही इन देशों में ज़्यादातर संस्थाएं जो हैं, ज़्यादातर व्यवस्था जो है वो पूंजीवादी वाला होता है, यानी निजी स्वामित्व, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत लाभ और प्रतियोगिता। अन्य भी बहुत सारी विशेषताएं पूंजीवाद की हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में इतना ही है, इसलिए आप इतना ही जानिए। अब आते हैं दूसरी व्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था के प्रकार में दूसरी जो व्यवस्था है वो है समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी ये बिल्कुल पूंजीवादी व्यवस्था के विपरीत है। विपरीत कैसे है? जहां पूंजीवादी व्यवस्था में निजी स्वामित्व आपको देखने को मिल रहा है, वहीं यहां पर सार्वजनिक स्वामित्व होगा। जहां यहां पर आर्थिक स्वतंत्रता है, वहां आर्थिक स्वतंत्रता यहां कम होगी। व्यक्तिगत लाभ यहां ज्यादा है, यहां व्यक्तिगत लाभ कम देखने को मिलेगा। अर्थात समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए सरकार सभी व्यवस्थाओं को अपने अंदर रखती है। यानी कि कोई भी संसाधन देश का वो सार्वजनिक है, सभी का है, किसी एक का नहीं है। तो इसमें जो भी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी वो सार्वजनिक मिलेगी, यानी सबके लिए मिलेगी। अगर स्कूल है तो सबके लिए है, अस्पताल है तो सबके लिए है। निजी यहाँ व्यवस्था बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो समाजवादी इसीलिए कहा गया इसको, क्योंकि समाज के हर वर्ग इस व्यवस्था में लाभ पाते हैं, लाभ ले सकते हैं। और यानी कि कैसे कहा जाता है, सबका साथ सबका विकास, वो वाले थीम पे ये व्यवस्था काम करती है। अब इस समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको देखिए। सबसे पहली जो विशेषता है वो है सामूहिक स्वामित्व की, यानी सोशल ऑनरशिप है। यहां सोशल ऑनरशिप सामाजिक सामूहिक स्वामित्व है, यहां निजी स्वामित्व था पूंजीवादी में, जबकि यहां पर सामूहिक स्वामित्व देखने को मिल रहा है। यानी कि जो भी संसाधन है देश का, उस पर पूरे समूह का अधिकार है, यानी पूरे समूह का वो संसाधन है, सबका है। तो पहली विशेषता समाजवादी व्यवस्था की सामूहिक स्वामित्व, सोशल ऑनरशिप। दूसरी व्यवस्था है सामाजिक लाभ, सामाजिक कल्याण। तो सोशल बेनिफिट एंड सोशल वेलफेयर के सिद्धांत पर यह व्यवस्था काम करती है, यानी समाज के सभी वर्गों को लाभ हो और समाज के सभी लोगों का कल्याण हो। जो भी प्रॉफिट देश को आएगा, जो भी पैसा देश को आएगा अपने संसाधनों से, उस पैसे पर सबका अधिकार होगा, सबको सामाजिक रूप में, समान रूप में सबको लाभ मिलेगा और समाज के सब वर्ग का कल्याण होगा, यानी सभी लोग का कल्याण इस व्यवस्था में संभव है, होता है। अगली जो विशेषता है वो है आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी। आर्थिक समानता से तात्पर्य इस व्यवस्था में लगभग सबके पास रुपए, पैसे या संसाधन बराबर देखने को मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ऊंच नीच का खाई नहीं है। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में देखिएगा, कोई व्यक्ति बहुत पैसा वाला है, हायर रिच है, और कोई व्यक्ति बिल्कुल लोएस्ट पैदान पे है, सबसे नीचे है। कोई खाते खाते मर रहा है, कोई भूखों मर रहा है। ये असमानता पूंजीवादी में देखने को मिलती है। परंतु आर्थिक समानता समाजवादी में देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा न किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, न किसी के पास बहुत कम पैसा है, यानी ये जो ऊपर नीचे की खाई है वो थोड़ी कम है। तो समाजवादी व्यवस्था में आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी देखने को मिलती है। उसके बाद इसमें जो सबसे अच्छी विशेषता हमको लगती है वो है वर्ग संघर्ष का अंत। ये जो व्यवस्था है ना समाजवादी, ये हमेशा प्रयास करता है कि दो वर्गों के बीच, यानी गरीब अमीर के बीच संघर्ष न हो, लड़ाई न हो, हिंसा न हो। तो ये व्यवस्था वर्ग संघर्ष के अंत करने वाली है, यानी कि एंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट के सिद्धांत पर यह व्यवस्था काम करती है। क्योंकि इस व्यवस्था में जो भी इनकम हो रहा है, जो भी
संसाधन है उस पर सबका अधिकार है, और विकास जो हो रहा है वो सबको साथ लेके हो रहा है, सबके कल्याण पर आधारित ये व्यवस्था है। तो वर्ग संघर्ष का लगभग इस व्यवस्था में अंत हो जाता है। अब 1 नंबर का सवाल जो यहां से आएगा वो पूछेगा आपसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में कौन सा देश सम्मिलित है। 3-4 देश का नाम आप एकदम रट लीजिए जो आपकी पुस्तक में है, सवाल यहीं से आएगा। चीन, क्यूबा, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, ये वो देश हैं जहां पर समाजवादी व्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलती है। तो चीन, क्यूबा, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, ये सभी के सभी देश समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले हैं, यानी सबका साथ सबका विकास वाले सिद्धांत पर काम करते हैं। उसकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अगर परीक्षा में ऐसे सवाल आए लघु उत्तरीय कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सबका साथ सबका विकास संभव हो पाता है। इस व्यवस्था में सामूहिक स्वामित्व, सामाजिक लाभ, सामाजिक कल्याण, आर्थिक समानता और वर्ग संघर्ष का लगभग अंत होता है, यानी वर्ग संघर्ष खत्म सा हो जाता है। तो ये व्यवस्था पूरी तरह से समाज पर आधारित है और इस व्यवस्था में संसाधन के सभी आयामों पर समाज के सभी वर्ग का अधिकार समान होता है। अब आती है बात मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ये बहुत ही यूनिक व्यवस्थाओं में, अर्थव्यवस्था में सबसे यूनिक व्यवस्था यही है और हमें लगता है सबसे नई व्यवस्था भी ये है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स कहीं रहा है। मिश्रित मतलब मिक्स, मिक्स मतलब इन दोनों का मिक्सचर। ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये जो समाजवादी व्यवस्था है, इन दोनों व्यवस्थाओं का जो मिक्सचर रूप है, जो मिक्स रूप है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ए मिड वे बिटवीन कैपिटलिज्म इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था का जो मिक्सअप रूप है या दोनों के बीच का जो रूप है जिसमें कुछ इसकी व्यवस्था भी कुछ इसकी व्यवस्था भी शामिल है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की मूलतः 2 विशेषताएं हमने लिखी हैं। पहली विशेषता है पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है ये। ए मिड वे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का ये आयाम है, बीच का रास्ता है। तो क्यों बीच का है? क्योंकि इस व्यवस्था में पूंजीवादी भी रूप आपको देखने को मिलेगा, यानी कि निजी स्वामित्व वाले संस्थान भी देखने को मिलेंगे। जैसे देखने को मिले, आपका भारत देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये सबसे हिट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, या पूछता है कि भारत किस तरह के अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब देखिए, यहां पर आपको प्राइवेट संस्थान भी देखने को मिलते हैं और सरकारी संस्थान भी देखने को मिलते हैं। जियो जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनी भी है और बीएसएनएल जैसा बड़ा सरकारी कंपनी भी है, यानी कि सरकारी संस्थान भी है। आपको रेलवे, इतना बड़ा पर्यावरण, इतना बड़ा यातायात का साधन रेलवे, वो सरकारी है। जबकि बहुत सारी बसें ऐसी हैं जो प्राइवेट चल रही हैं। बहुत सारे स्कूल प्राइवेट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सरकारी स्कूल भी देखने को मिलेंगे। तो इस व्यवस्था में सरकारी और प्राइवेट दोनों का मिक्सअप है, यानी कि दोनों के वजूद को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है कि यहाँ जो व्यक्ति अपने पूंजी, अपने व्यवस्थाओं से आगे बढ़ना चाहता है वो भी बढ़ सकता है, और जो नहीं बढ़ पा रहे हैं उन्हें सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराई जाती है, सरकार की तरफ से रोजगार दिया जाता है, सरकार की तरफ से पूंजी मुहैया कराई जाती है ताकि वो भी विकास कर पाएं। तो ये एक बहुत ही यूनिक व्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता ढूंढा गया है। अब अगली जो विशेषता है वो है इसकी आर्थिक विषमता की कमी। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक विषमता की जो
बात होती है उसकी कमी देखने को मिलती है। यानी कि इसमें भी रिडक्शन किया जाता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का, यानी कि गरीब अमीर का जो फासला है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। अब आप अपने भारत का उदाहरण लें तो आप देखेंगे कि जो अपने पूंजी वाले हैं, जो जिनके पास अपनी पूंजी है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, पैसे हैं, वो तो अपना विकास कर ही ले रहे हैं। लेकिन जिनके पास पूंजी नहीं है, ज़मीन नहीं है, सरकार उनको ज़मीन देती है, सरकार उनको विभिन्न तरह के लोन देकर पैसे मुहैया करा रही है ताकि उनका भी विकास हो। या ऐसी कुछ कोशिशें हैं सरकार की जिससे दबे कुचले लोग भी आगे बढ़ पाएँ। जैसे आरक्षण का जो व्यवस्था है वो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल उभर नहीं पा रहे हैं, जो आगे नहीं आ पा रहे हैं, उनको कुछ आरक्षण का लाभ देके उनको उभारा जा रहा है, उनको ऊपर की ओर लाया जा रहा है। तो ये व्यवस्था जो है, यानी कि दोनों के बीच का संतुलन, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का संतुलन, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही देखने को मिलेगी। अब बात आती है एक नंबर के सवाल की कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन कौन सा है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान। तीन का ही आपके किताब में दिया हुआ है, ऐसे अन्य देश भी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले हैं। तो भारत बहुत हिट क्वेश्चन है, कई साल आया हुआ है कि निम्न भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, एक नंबर का सवाल। तो हमेशा आप याद रखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत। साथ ही आप याद रखिए भारत के दक्षिण में एक देश है श्रीलंका, वहाँ भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारत का जो चिर परिचित दुश्मन देश कह लीजिए या पड़ोसी देश जो है वो है पाकिस्तान। तो यहाँ भी मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। तो इस तरह से मैं जहाँ तक हो सकता था आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि अर्थव्यवस्था का प्रकार तीन है और तीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब आप सिंपल सा समझिए अगर नहीं समझ पाए हैं तो। जैसे गांव में कोई व्यक्ति ऐसा है जो पैसे को ज़्यादा महत्व देता है, उसके लिए सब कुछ पैसा ही है, और पैसे को छोड़कर वो और किसी के वजूद को सही नहीं मानता है, वो भाईचारा नहीं मानता है, वो उसके दिल में करुणा नहीं है कि किसी को मदद कर दिया जाए, और बहुत मतलब कह लीजिए कि अन्य चीज़ों को छोड़कर वो सिर्फ पूंजी पर ज़्यादा फोकस करता है। यानी पैसा ही उसके लिए माँ बाप, पत्नी, बीवी, बाल बच्चा, समाज सब कुछ हो, तो वो व्यक्ति पूंजीवादी सोच का कहलाएगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति पैसे को ज़्यादा महत्व न देकर भाईचारा, समाज, परिवार और अन्य चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है, वो समाजवादी सोच वाला व्यक्ति कहलाएगा। कहते हैं ना कि टोपरा बेच के खातिर भाव कर दी हैं। मतलब कि खेत अपना गिरवी रख के, खेत अपना रेहन रख के कोई व्यक्ति अगर समाज के उत्थान का कार्य करता है तो वो व्यक्ति जो है वो समाजवादी सोच का व्यक्ति कहलाएगा। परंतु जिसमें दोनों गुण होंगे, यानी कि वो अपना विकास भी, यानी कि पूंजी को भी महत्व देता है, पैसे को भी महत्व देता है और समाज को भी अगर महत्व देता है, तो ऐसा व्यक्ति मिश्रित अर्थव्यवस्था के सोच वाला व्यक्ति कहलाएगा। तो इन तीनों को आपने समझा। अब इसके आगे आप एक टॉपिक और समझिए। अब एक लघु उत्तरीय प्रश्न आता है कि समावेशी विकास क्या है। जब भी आएगा तो ये लघु प्रश्न के ही रूप में आएगा। समावेशी विकास क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। तो आर्थिक विकास की ऐसी पद्धति या प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता हो, सभी वर्गों तक लाभ पहुंचता हो, ऐसी विकास की क्रिया समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाती है। यानी कि ऐसा विकास जिसमें सबका विकास हो, यानी विकास की वो धारा, विकास की वो प्रक्रिया जिसमें सबको कुछ न कुछ लाभ होता हो, सबको लाभ सब तक पहुंचता हो, वो विकास इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाता है। हमारे भारत की सरकार जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली है वो इंक्लूसिव ग्रोथ के थीम पर काम करती है। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास वो करना चाहती है, क्योंकि इस विकास की धारा में
नीचे से लेकर ऊपर तक सबका विकास होता है, सबको लाभ पहुंचता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन कभी पूछ दे या हो सकता है पूछ सकता है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र के इस अध्याय का महत्वपूर्ण बिंदु है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इससे 1 नंबर का सवाल नहीं आने जा रहा है, जब भी आएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।